नमस्कार बच्चों। आज हम देखेंगे भारत की खोज में पाठ नंबर 4, जिसका शीर्षक दिया गया है युगों का दौर। इस पाठ के अंदर जैसे आगे के पाठों में भी हमने देखा कि ज़्यादातर इतिहास से मिलती जुलती बातें हैं या फिर इतिहास का वर्णन है। तो इस पाठ को भी हम थोड़ा परीक्षा की दृष्टि से देखें तो इस पाठ के अंदर गुप्त शासन की बात है और उसके बाद के जो शासन हो चुके हैं उनका वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले बात करें तो बौद्ध आख्यानों में राजा मिलिंद नाम के लोक प्रसिद्ध राजा का वर्णन मिलता है। मैंने पेज के अंदर जो लाइन है उसके नीचे अंडरलाइन की हुई है, वहाँ से आपको जवाब मिलते जाएंगे। आगे दूसरा प्रश्न अगर हम देखते हैं कि कुषाण काल में बौद्ध धर्म में 2 संप्रदाय बन गए और उनके नाम बताइए। तो हम इस तरह से लिख पाएंगे कि बौद्ध धर्म के 2 संप्रदाय बन गए या फिर बौद्ध धर्म को 2 संप्रदायों में बांटा गया, जिसे हीनयान और महायान कहा जाता है। इन 2 यानों में आपस में संघर्ष होने पर महायान की विजय हुई थी। तो आपको ये भी प्रश्न पूछा जाता है। आगे हम बात करेंगे पेज नंबर 50 पर। इसमें वर्णन किया गया है कि एक चीनी यात्री जिसका नाम था हुआन तुसांग या फिर हुआन च्वान, वो भारत आया था। उसके बाद वर्णन किया गया है कि कनौज के राजा थे हर्षवर्धन और उन्हें कविता और नाट्य कला में काफ़ी दिलचस्पी थी। आगे पेज नंबर 54 में हम देखें तो कई सारे प्रश्न बनते हैं, जिसमें पहली बात करें तो अश्वघोष धर्मपरायण बौद्ध हुआ और उसने बुद्ध चरित नामक से बुद्ध की जीवनी लिखी। उसके बाद का वर्णन कालिदास जी का है, संस्कृत के महाकवि जो माने जाते हैं। कालिदास के शकुंतला का सर विलियम जोन्स ने अनुवाद प्रकाशित किया है। कालिदास जी की जो प्रसिद्ध रचना है उनका अनुवाद किया था एक अंग्रेज जिसका नाम था विलियम जोन्स ने। कालिदास को संस्कृत साहित्य का सबसे बड़ा कवि और नाट्यकार भी माना जाता है। कालिदास की सबसे बड़ी लंबी कविता है मेघदूत। के बाद हम वर्णन करें तो पेज नंबर 57 पर एक प्रश्न बनता है कि जावा स्पष्ट रूप से क्या है। तो जावा स्पष्ट रूप से यवद्वीप या जव का टापू कहा जाता है। यह आज भी एक अन्न का विशेष नाम है। हम जानते हैं कि जव है वो एक प्रकार का अन्न होता है। आगे पेज नंबर 58 पर भी प्रश्न है कुछ, जिसमें अजंता एलोरा की गुफाओं का वर्णन मिलेगा हमें। तो प्रश्न है अजंता के भित्ति चित्रों में किसके चित्र दिखते हैं। तो अजंता के भित्ति चित्रों में हमें लंका विजय और हाथियों को ले जाते हुए जहाज़ों के चित्र दिखाई देते हैं। आगे के पेज में देखें तो 56 पर देखें तो जावा में बोरोबुदुर में बुद्ध की जीवन कथा पत्थरों पर उत्कीर्ण है, यानी भगवान बुद्ध की जो जीवन कथा है वो पत्थरों पर खोद खोद कर लिखी गई है। पेज नंबर 61 पर देखें तो 4वीं से 6वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त काल के दौरान जिस भारत का सुवर्ण युग कहा जाता है, यानी कि उस समय भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था, धन संपन्न था या फिर धन से लबालब भरा हुआ था, ऐशो आराम से संपत्ति से भरा हुआ था। उस समय की बात है कि अजंता की गुफाएं खोदी गई और उनमें भित्ति चित्र बनाए गए। बाघ और बादामी की गुफाएं भी इसी कला की मूर्त हैं। 7वीं शताब्दी और 8वीं शताब्दी की बात करें तो ठोस चट्टानें, यानी जो बड़े बड़े एकदम कठोर पत्थर हैं उसके लिए शब्द है ठोस चट्टानों को काटकर एलोरा की विशाल गुफाएं तैयार हुई, जिसके बीच में कैलाश का विशाल मंदिर है। यह अनुमान करना कठिन है कि इंसान ने इसकी कल्पना कैसे की होगी। फिर एलिफेंटा की गुफाएं का वर्णन है। एलिफेंटा की गुफाएं भी इसी समय की हैं, जहां प्रभावशाली और रहस्यमयी त्रिमूर्ति बनी हुई है। पेज नंबर 63 पर देखें कि नीले रंग का वर्णन है, जिसे अंग्रेजी में इंडिगो कहा गया और यह शब्द इंडिया से बना है और अंग्रेजी में यूनान के माध्यम से आया है।
पेज नंबर 65 पर देखें तो बीज गणित पर जो सबसे प्राचीन ग्रंथ बना था, सबसे प्राचीन ग्रंथ उसका नाम दिया गया है ज्योतिर्विद और वह ग्रंथ आर्यभट्ट द्वारा लिखा गया था। उसके बारे में यहाँ पर वर्णन किया है और आगे लिखा है कि अंक गणित पर उनकी एक पुस्तक है जिसे लीलावती नाम दिया गया है। एक वर्णन ये भी है कि भारत के कई विद्वान हैं वो बगदाद गए और वहाँ पर वे अपने साथ खगोल और गणित की पुस्तकें भी ले गए थे। तो बहुत सारे ऐसे विद्वान भारत में हो चुके हैं। आगे का पेज है जिसमें मैंने प्रश्न लिखे हैं, वो सारे प्रश्न आपको अपनी नोटबुक के अंदर लिखने हैं और उसके जवाब जो अभी हमने डिस्कस किए वो सारे पेज नंबर पर आपको आसानी से मिल जाएंगे। थैंक यू।